व्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, वाणी में बीज भी होता है और वेट भी होता है, वांथ भी होता है और विजडम भी होता है। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। आदरणीय सभापति महोदय, आपने दक्षिण में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तब लोग कहते थे कि जिस विचारधारा से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविष्य में तो दक्षिण में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है, लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता से यात्रा शुरू करके और दक्षिण भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचे। ये आपकी एक अविरत विचार निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती है। ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है। ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। कैसे संसदीय और शिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, इसके लिए आप प्रेरणापुंज बने रहेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं।
आपने कितने ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपर हाउस की अपवर्ड जर्नी के लिए याद किए जाएंगे। सचिवालय के काम में और अधिक एफिशिएंसी लाने के लिए भी आपने एक समिति का भी गठन किया। इसी तरह राज्यसभा सचिवालय को सुव्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पेपरलेस काम के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू करना, आपके ऐसे कितने ही काम हैं जिनके जरिए उच्च सदन को एक नई ऊंचाई मिली है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। ये पूंजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं। आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है। मैं आपके इन मानकों में लोकतंत्र की परिपक्वता को देखता हूं। पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दौरान शोरगुल होने लगे तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन आपने संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए न सिर्फ सदन को संचालित किया बल्कि उसे प्रोडक्टिव भी बनाया। सदन की कार्यवाही के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द ऑपोजिशन अपोज एंड लेट द हाउस डिस्पोज। इस सदन को दूसरे सदन से आए विधेयकों पर निश्चित रूप से सहमति या असहमति का अधिकार है। यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है, पर उन्हें रोकने की, बाधित करने की परिकल्पना हमारे लोकतंत्र में नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये आपके लिए इस सदन के सम्मान का उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। जो लीगेसी आपने स्थापित की है, राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपनी जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और आपने
देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए हिम्मत दी और सपोर्ट किया। राज्यसभा में आपने 11 अगस्त 2017 को सभापति के रूप में अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मुझे सभा के दोनों पक्षों की संवेदनाओं, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों, विशेष अधिकारों और भावनाओं और कुछ अवसरों पर उनकी हताशा की जानकारी है। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया, कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे और आपने इस बात की पैरवी भी की कि सभी प्रमुख राज्यों में अपर हाउस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। इसी तरह महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनाने और कई दूसरी बातें आपने खुलकर कही। मुझे भरोसा है कि सरकार ये काम जो आप अधूरा छोड़ के जा रहे हैं उसको पूरा करेगी। जब मैं लोकसभा में विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा था तब आप शहरी विकास, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री थे। उसके बाद जब 2017 में आप राज्यसभा के चेयरमैन बने तो मैं भी 2020 में नेता विपक्ष के रूप में आज यहाँ खड़ा हुआ। राज्यसभा में आने के बाद बेशक हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी तो आपको सबको ही मालूम है, फिर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक है, आपसे मेरे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं वो शिकायत करने का, क्योंकि आपने जो इतने कठिनाई में अपना रोल निभाया, इतना प्रेशर में रहते हुए भी अपने रोल निभाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यहां मैं उन बातों को उठाना नहीं चाहता, एक चंद लाइनों में अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। क्योंकि आपके बाद क्या मौसम होगा और कैसा सताएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब प्रेशर के अंदर भी काम करने का आपने सीखा और सब माहौल में भी आपने काम किया। आपके संरक्षण में राज्यसभा के अब तक जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर नमूद किए कहे 14 फुल सेशन हुए। आपने मानसून सेशन 2018 से एमपीज के लिए ऑनलाइन नोटिस देने की सुविधा कराई। संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में सदस्यों को बोलने का मौका आपने दिया। कई सांसदों को अपनी मातृभाषा में बोलने की सहूलतें हो गई। आपने नॉन हिंदी इलाके के सांसदों को हिंदी में बोलने के लिए प्रेरित किया और उनको प्रोत्साहित भी किया। आप जिस रोल में रहे, गांव देहात के लोगों की बात उठाते रहे। अटल जी की सरकार में आप ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। हमारी यूपीए सरकार ने इसे आगे बढ़ाया क्योंकि ये गांव वालों के लिए बहुत फायदेमंद था। 1987 में
अटल जी ने कहा था कि राज्यसभा में रहे बिना राजनीति की ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। आप तो भाग्यशाली हैं जो इसके सदस्य और संरक्षक दोनों बने हुए हैं। सदस्य भी बने और संरक्षक भी बने। ये जो अटल जी का कहना था वो आपने पूरा कर दिया। सभापति जी, आपने कई बार ये बात कही है कि पब्लिक लाइफ में राजनेता कभी रिटायर होता है न टायर्ड होता है। जो बात प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहे, तो आप रिटायर भी नहीं होंगे पब्लिक लाइफ से और टायर्ड भी नहीं होंगे, काम करते रहेंगे। और मेरी आशा है कि देश के दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से विदा होने के बाद भी आप नागरिकों के बीच और सक्रियता से काम करेंगे। इस देश के लोकतंत्र, समता, समानता, संविधान के मौलिक तत्वों पर युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपकी विदाई के मौके पर मेरे मन में कई विचार आते हैं। कोरोना संकट के दौरान भी आपने काफी प्रयास करके हाउस चलाने का प्रयास किया। सिटिंग अरेंजमेंट को बदला गया, सांसदों को कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठाने का काम भी करना पड़ा और एक एक यानी यहाँ पर जो बेंच पे एक या दो और बहुत से सदस्यों को ऊपर बिठाया गया, चंद को पार्लियामेंट में बिठाया गया, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़े। कोविड के पीरियड में भी आप अपना काम करते रहे। आपने 2018 में रूल्स की समीक्षा का जो काम आपने आरंभ किया था, उस पर सभी दलों से विचार कर काम आगे बढ़ना चाहिए। कई नियमों को बदलने की जरूरत है। आज हाउस में जो बातें होती हैं उसका पूरा देश और दुनिया देखती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की विशिष्ट भूमिका है। मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा की टीवी दोनों का मर्जर नहीं होना चाहिए था। जनता के सुख दुख से जुड़े मामलों पर गंभीर चर्चा हो, सर्वोत्तम समाधान भी निकले, ये बात देश के सभी लोग चाहते हैं। राज्यसभा अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र भले हो, नजरिए में भले कुछ फर्क हो, लेकिन सबका लक्ष्य और सपना देश के इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, एकता कायम रखने का होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इसके लिए आपका योगदान जारी रहेगा, क्योंकि आप पहले ही कहे हैं बहुत बार कि मैं रिटायर्ड नहीं होता और टायर्ड भी नहीं होता। तो इस बात को आप ध्यान में रख के इस इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और भारत की एकता के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं आपके स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना करते हुए इस पंक्ति के साथ आपको बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद खड़गे जी। मैं व्यक्तिगत रूप में बफे को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, सहपंक्ति भोजन के पक्ष में हूँ और विश्वास भी करता हूँ, इसलिए निश्चिंत रहिए।
लाइन में कहीं भी बैठे वहां तक आपको सब मिलेगा ऐसा, मगर अपना अपना स्वास्थ्य के हिसाब से लोगों को खाना है। श्री डेरेक बी ओब्रेन, तृणमूल। प्लीज डेरेक जी, प्लीज बोलिए। बैठ। Sir, प्लीज Derek. just after independence in undivided Andhra Pradesh, those who owned agricultural land were, how do they show how well off they are, how important they are in that area? They had a very interesting way of showing. They didn't show, it's just that they had the number of bullocks you owned, the number of pairs of bullocks you owned. So if you owned 2 pairs of bullocks, you were quite well off. If you owned 4 pairs of bullocks, you were even better off. And a few families owned 6 or 8 pairs of bullocks. So one such family owned 8 pairs of bullocks. So good so far. But one day, one of these bullocks, the animals, they went totally nutty, and the bullock actually gorged a lady in the stomach. The lady was carrying a baby or a 1-year-old boy. Dropped the child, obviously. The lady was taken to the hospital and the lady passed away. And the child lost his mother at the age of 1. This is your story, sir, of an early loss. And from that early loss, you have done whatever you have done, which we can find in not only Wikipedia entries, but in a glorious career you have had. And I don't want to go there today because I think we have lots of speakers, so we'll all talk about that. Sir, I'm sure that will make a good story for your autobiography, which you must write. I've had many experiences with you, but a few I'm going to talk about today, and I certainly don't expect answers for any of those, but maybe one day you will write an autobiography. So this child who lost his mother in these tragic circumstances from this agricultural family, cut to September 20, 2020. To me, that was a very important day in my outlook about you. And maybe you'll answer that question someday in your autobiography. On September the 20th, 2020, the day this House passed the farm bills, you were not on the chair. You were not. Sir, you're the only Vice President who has served 4 terms as a Rajya Sabha MP. You're the only Vice President who has visited every Indian state, all 28 states, including the states in the Northeast. Sir, these we know, but someday you'll give us the answers, because when I first came here, you used to sit this side. And I remember on the 2nd of September 2013, I think your seat was just here. On the 2nd of September 2013, you made a passionate speech on petrol and diesel. So one day you'll tell us in your autobiography, why then
let's not go there. Sir, on the 1st of March 2013, I remember one more speech of yours. You led the discussion, Mr. Jaitley was that side, and you made an intervention for about 5-6 minutes on phone tapping. We tried Pegasus last few years, but we didn't get a discussion, sir. And you have really given us one piece of advice, opposition and government, is that talk to each other and solve. I think that's the one take we take away, that you always, in the meetings, you know, sometimes what happens in chambers stays in chambers, but you used to always say, talk. And you would talk in the same tone. You talk to the government, talk and solve. You talk to opposition, talk and solve. And nobody is perfect. You would have tried hard to get our Honorable Prime Minister to perhaps answer one question in your full tenure. That didn't happen. Sir, earlier today, a point was made about productivity in Rajya Sabha. Yes, sir. You are the chairman of the Rajya Sabha. We want to congratulate you. If you look at the productivity numbers and the number of bills passed, sir, you were there. But there's another side to this argument. And as you leave today, sir, we would urge you, because you have at least 20 more years to offer in public life. So these are the thoughts, sir, to urge you, because there's another school of thought who think that Parliament has become a deep, dark chamber. And you've often advised us, send bills to committees, why only 6 out of 10, no, why only 1 out of 10 bills are going, send bills, scrutinize these bills. And, sir, so these are issues which I'm sure you will address, because I know, autobiography or no autobiography, you will speak your mind and you will guide us. Sir, of all the happy things we remember is the great food you served us and the great host you are. Not only you, but I think equal credit should go to Mrs. Naidu. The wonderful, every time you hosted any MP, all of us in the Vice President's house, sir, it was absolutely wonderful. And since I eat mostly non-vegetarian food, that became even better. Sir, we wish you, on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, and everybody, we wish you and Mrs. Naidu happy years ahead. And as I remember once mentioned that you are the chief outside, but you have a home minister at home who actually controls whatever is going on. Sir, the Prime Minister very nicely put it in his speech, where he said every word you said is revered and this is preferred. Yes, sir. We'd like to add to that, sir. We wanted you to stay here longer because we hope your going was actually deferred. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Derek. Sri Tiruchi Siva. Mr. Chairman, sir, there are some moments which are unavoidable, but at the same time unacceptable. This is also one. Sir, only in the agony of parting do we look into the depths of love. Sir, today we are bidding you farewell, only because it is a customary one, that's all. But we can never do so, sir. So on behalf of my party DMK and my fellow colleagues here from my party, who have a special regard for you, I shower upon you profusely our thanks and appreciations and congratulations for your tenure in this August House as chairman. So there are many things to recollect. We would have irked you sometimes
seeking opportunities. Instead of doing anything which is very harsh, you were just one word with affinity and command, Shiva, made me to sit down. Nothing else you resorted to. I've already many times told you that also. Sir, in Tamil there is a word, Arima Nokku. That's a look of a lion. In the forest, not all animals stand and look back. Only the lion. It only can look back the path it dreaded. It only can bring behind it all the animals in the forest in a disciplined manner. You are a lion, sir. You can look back, for you have left a very great track. Sir, you started your life as a very good student. Then as a student leader, wedding to yourself to an ideology. Then you started climbing the ladder, sir. You never came down. You were a member of the Legislative Assembly. You became the leader of your party. You became a member of this August House.